नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू में शनिवार को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो नहीं चाहते कि केंद्र शासित प्रदेश में बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार मिले। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, आज सभी राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित हैं। हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार मिले। हम जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासनों को नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को कम कर देंगे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग, जिनमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर और जम्मू कश्मीर में अस्थायी तौर पर रहने वाला कोई भी शख्स वोट कर सकता है। वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में मतदान कर सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टी शर्ट पर बीजेपी के हंगामे के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने इशारों में आरएसएस और बीजेपी पर तंज कसा। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि बैग और टी शर्ट भूल जाइए, भारत के लोग खाकी शॉर्ट्स की कीमत चुकाने में लगे हैं। बता दें, राहुल गांधी की टी शर्ट पर हंगामा करने से पहले संसद सत्र के दौरान महुआ को भी उनके बैग के कारण निशाना बनाया गया था। उसकी कीमत भी बताकर सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में महुआ ने लिखा है कि बीजेपी को गंभीरता से सलाह दें कि वो लाइन पार ना करें और विपक्षी नेताओं के निजी कपड़ों और सामानों पर टिप्पणी ना करें। महुआ ने कहा कि याद रखें कि अगर हम बीजेपी सांसदों की घड़ियां, कलम, जूते, अंगूठियां और कपड़ों पर ऐसा करना शुरू कर दें तो आप पछताएंगे। आज राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि वो भारत माता की जय का ऐसा नारा लगाएं जिसमें गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प हो, राजस्थान में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की मुट्ठी भींची हो। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि हम दुखी हैं कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, उस सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। शाह ने कहा कि अभी देश में कांग्रेस की दो ही सरकारें हैं, दोनों का चुनाव 23 में है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और यहाँ भी बीजेपी की सरकार होती है तो क्या बचेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि करने जैसा काम है या नहीं है, 2023 में भगवा झंडा फहराओगे या नहीं फहराओगे। जोधपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि अभी ये राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, विदेशी जर्सी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का एक भाषण याद दिलाता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं, किस किताब में पढ़े हो, ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने सिर कटवाकर भूमि को लाल किया, जहां लाखों बहनों ने जौहर कर जिंदा आग में झोंक दिया। ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं, उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की एक पादरी से मुलाकात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने शुक्रवार तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पादरी जॉर्ज पोन्या से मुलाकात की। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि क्या यीशु मसीह भगवान का रूप है, क्या ये बात सही है। इस पर पादरी को ये कहते हुए वीडियो में सुना जा सकता है कि वास्तव में जीसस ही ईश्वर हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला किया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक पूनावाला ने कहा ये राहुल गांधी का नफरत जोड़ो अभियान है और आज उन्होंने पादरी जॉर्ज पोन्या जैसे आदमी को भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बॉय बनाया है, जिसने हिंदुओं को धमकाया और भारत माता के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी होने का एक लंबा इतिहास रहा है। पूनावाला ने कहा कि पादरी जॉर्ज पोन्या को हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देने के चलते गिरफ्तार भी किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने भगवान राम के होने का सबूत भी मांगा था। राहुल गांधी की कन्याकुमारी में पादरी जॉर्ज पोन्या से मुलाकात पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की हेट फैक्ट्री एक घटिया ट्वीट वायरल करने का प्रयास कर रही है। ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफल शुरुआत और लोगों द्वारा मिल रहे समर्थन को देखकर ये हताश हो गए हैं। रमेश ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश और एमएम कुलबर्गी की हत्या की, वो आज सवाल उठा रहे हैं। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत बताकर भी बीजेपी ने हमला बोला था।
तब कांग्रेस ने पीएम मोदी के 10 लाख वाले सूट, चश्मा, कार से लेकर गृहमंत्री अमित शाह के 80,000 वाले मफलर का हवाला देकर पलटवार किया था। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ओवैसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि जब गोधरा कांड हुआ था तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। इसके बाद उन्होंने एक बार बीजेपी का साथ छोड़ा और फिर उनके साथ चले गए। ओवैसी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और अब उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़ दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी पहले बीजेपी के साथ एनडीए में थी और अभी हाल ही में उन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। एआईएमएम के मुखिया ओवैसी ने कहा ये एक तरह का पाखंड है। ओवैसी ने कहा कि ऐसे लोग जो सेक्युलरिज्म के चौधरी बनकर बैठे हुए हैं, क्या वो तय करेंगे कि कौन कम्युनल है और कौन सेक्युलर। इसके साथ ही ओवैसी ने एएनआई से कहा कि 2024 में देश में खिचड़ी सरकार बननी चाहिए और कमज़ोर प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिससे कि देश में कमज़ोर लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को दिल्ली में होगा। इस अधिवेशन के जरिए एनसीपी मुखिया शरद पवार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के काम में जुटेंगे। एनसीपी की बैठक में विपक्षी एकता, आर्थिक हालात, किसानों के मुद्दे व अन्य विषयों पर प्रस्ताव लाए जाएंगे। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ये प्रस्ताव विपक्षी एकता के लिए ब्लूप्रिंट साबित हो सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहे इस अधिवेशन में पार्टी के मुखिया शरद पवार सहित तमाम बड़े नेता भाग लेंगे। बता दें, जब से नीतीश कुमार विपक्ष के पाले में आए हैं तभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं, क्योंकि शरद पवार विपक्षी नेताओं में सबसे अनुभवी माने जाते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट भी पवार के नेतृत्व की हिमायत करता रहा है। ऐसे में अगर शरद पवार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी एकता की कवायद को बल मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 10 सितंबर शनिवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों के हवाले से बताया है, ये योजना सरकार पर आर्थिक बोझ है। हालांकि बीजेपी और विपक्ष शासित सभी राज्य इस योजना को गरीबों के हित में आगे बढ़ाने को कह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने यह भी कहा ये एक पॉलिटिकल कॉल है जो उच्च स्तर पर ली जानी है, इसमें अफसरों की कोई भूमिका नहीं। बता दें, इस योजना के जरिए सरकार हर महीने गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त में देती है। यूपी जैसे बड़े राज्य में गरीबों को यह राशन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की फोटो लगी बोरियों में मिलता है। ये योजना कोविड के दौरान 2020 में लॉकडाउन के दौरान लाई गई थी। मिंट अखबार ने पिछले हफ्ते वित्त सचिव टी सोमनाथन के हवाले से बताया था कि अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने पर फैसला नहीं लिया गया है। वित्त सचिव के बयान से साफ है कि योजना को आगे बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं हो पा रहा है, इसलिए योजना का बढ़ना मुश्किल लग रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्य तो इसे कम से कम 6 महीने और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर हमारे पास अनाज का बफर स्टॉक नहीं हुआ तो योजना को आगे बढ़ाया जाना मुश्किल है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और कुछ अन्य एजेंसियों को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि एक संयुक्त अभियान में दीपक उर्फ मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने बताया कि दीपक, कपिल पंडित और राजेंद्र को शनिवार 10 सितंबर को एजीटीएफ टीम ने पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा पर एक खुफिया सूचना पर चलाए गए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। दीपक बोलेरो मॉड्यूल में शूटर था। कपिल पंडित और राजेंद्र ने हथियार, ठिकाने और रसद के जरिए मदद की थी। सभी आरोपियों को शनिवार देर रात रविवार को पंजाब लाया गया। बता दें, गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब सरकार ने जैसे ही मूसेवाला समेत कई नेताओं का सुरक्षा कवर वापस लिया था, उसके एक दिन बाद सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स III ने शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में राजगद्दी संभाल ली। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स III ने शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में राजगद्दी संभाल ली। इस समारोह में उन्हें ब्रिटेन का बाकायदा नया राजा घोषित किया गया। उन्होंने अपनी मां महारानी एलिजाबेथ II की जगह ली है।
इसे पहली बार टीवी पर प्रसारित किया गया। हालांकि ये नए राजा की ताजपोशी की सदियों पुरानी औपचारिकता है। भले ही वो रानी के निधन के बाद खुद ही इस पद के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, लेकिन ब्रिटेन के राजशाही नियमों के मुताबिक इस औपचारिकता को पूरा किया जाना जरूरी है। बहुत सादगी वाले समारोह में 73 साल के राजा चार्ल्स III ने आधिकारिक तौर पर शपथ लेते हुए कहा कि मैं कर्तव्यों और संप्रभुता की भारी जिम्मेदारी की गहराई के बारे में पहले से ही जानता था। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन की मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस, पूर्व पीएम चार्ल्स की पत्नी कैमिला और उनके सबसे बड़े बेटे और वारिस विलियम सहित कई 100 प्रिवी काउंसलरों ने भाग लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।